ऑल राइट गाइज, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। ऑल राइट गाइज, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी से आए हुए जितने भी क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रॉम 2004 टू 2023, 2004 से 2023 के बीच में जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी से जितने भी क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप जॉन लॉक की ये जो बुक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसको आप देखें। जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने के लिए ये बुक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है और उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो इसी बुक में आपको दिखती है। इसी बुक में उन्होंने अपने आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस किया है, इसमें उन्होंने पेन डाउन किया है। और आप यहाँ पे किस देखें, ख़ास तौर पे जो एस्से 1 है, यहाँ पे एस्से 1 को आप देखेंगे, एस्से 1 द फॉल्स प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ सर रॉबर्ट फिल्मर एंड हिज फॉलोअर्स आर डिटेक्टेड एंड ओवरथ्रोन। तो आप देखते हैं जो एस्से 1 है वो रॉबर्ट फिल्मर से डील कर रहा है, और एट द सेम टाइम आप एस्से 2 को देखेंगे, कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जहाँ पे नागरिक सरकार के बारे में बात हो रही है। मैंने इस बुक के कंटेंट को आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन का हम एनालिसिस शुरू करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इस बुक को कोट करने के लिए, एज ए रेफरेंस यूज़ करने के लिए, तो हम उसको अपने लेक्चर्स में यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसे दिसंबर 2004 में पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल राइट। लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे वो 3 इम्पॉर्टेंट नेचुरल राइट के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉक जॉन लॉक जो है जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। मतलब ये ऐसे अधिकार हैं जिसको नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने लोगों को प्रदान किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राइट टू वर्क है एक नेचुरल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे पूछा गया है दिसंबर 2004 के पेपर में, जहाँ पे आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि जीएस मिल की जो बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और जेरेमी बेंथम ने जो बुक लिखी थी, ये इस बुक को जेरेमी बेंथम ने 1789 में लिखा था। और जेरेमी बेंथम ने जो इस बुक को लिखा उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। रूसो की बुक का नाम आप जानते हैं, बहुत ही फेमस बुक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस बुक को लिखा है जॉन लॉक ने। ठीक है, तो हमने ए को 4th से मैच किया है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। हमने ए को 4th से मैच किया है और डी को जो है हमने मैच किया है पहले से। तो 4 एंड 1 का कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिलता है देखने को, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है। यहाँ एग्जामिनर पूछ रहा है, विच वन ऑफ द राइट इन द फॉलोइंग इंक्लूड्स टू अदर राइट्स टू लॉक। लॉक के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार बाकी 2 अधिकारों को समाहित किए हुए है। लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वो 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं लाइफ में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी का राइट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसमें ये लिबर्टी का राइट और लाइफ का जो अधिकार है, जीवन का जो अधिकार है, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो शामिल है। दिसंबर 2005 का जो क्वेश्चन पूछा गया है,
अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सेपरेशन ऑफ पावर का ये जो कॉन्सेप्ट है, आमतौर पे आप मॉन्टेस्क्यू के बारे में जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने जो है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मॉन्टेस्क्यू से पहले भी अरिस्टोटल ने भी बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, लेकिन उस सेंस में नहीं बात की थी जितना क्लियर कट बात की थी मॉन्टेस्क्यू ने। लेकिन मॉन्टेस्क्यू से पहले जॉन लॉक ने अपनी बुक जो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में जो है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की है, जहाँ पे वो सरकार के 3 अंग के बारे में बात करते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव, जो कार्यपालिका जिसको हम बोलते हैं, लेजिस्लेटिव जिसको हम विधायिका बोलते हैं, विधायिका। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हिंदी में कार्यपालिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो उसमें था फेडरेटिव पावर, फेडरेटिव पावर। फेडरेटिव पावर का मतलब क्या, संघीय शक्ति। ये ऐसी मतलब सरकार का वो अंग है जो जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं गवर्नमेंट के, जो आप देखें जैसे कि आमतौर पे 2 देशों के बीच में संधियां, कोई एग्रीमेंट करना होता है, तो सरकार का ये जो अंग है फेडरेटिव पावर जो है वो इस काम को देखेगा। मतलब एक्सटर्नल जितने भी आपके बाह्य मामले हैं जहाँ पे 2 देशों के संबंध को हैंडल किया जाता है, उसको कौन परफॉर्म करेगा, ये फेडरेटिव पावर। और जॉन लॉक जो है जुडिशियरी को न्यायपालिका को क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा मानते हैं। वैसे भी आप देखें कि आमतौर पे एग्जीक्यूटिव, सपोज कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश को लागू करने का काम जो है आमतौर पे जो कि एक कानून को जो लागू करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव ही करती है। और लॉक जो है जुडिशियरी को जो है एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा मानते हैं, जिसके जरिए से किसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। रॉल्स को हम जानते हैं कि रॉल्स फेमस है अपने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर। लॉक को मैंने भी आपको बता दिया कि लॉक जो है सेपरेशन ऑफ पावर से बिलीव करते हैं, मतलब उसमें बिलीव रखते हैं। ग्रामसी ने हेजीमनी का भी कॉन्सेप्ट दिया है और सिविल सोसाइटी का, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सिविल सोसाइटी होगा। और बोधा ने संप्रभुता के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसके आंसर को देखेंगे ना तो ये बहुत ही ट्रिकी है। जैसे कि हमें इसमें हमने क्या किया कि बी को हमने फिफ्थ से मैच किया है, तो बी को जो हमने फिफ्थ से मैच किया है यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे जून 2006 में पूछा गया है। बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हु ऑथर्ड टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसको किसने लिखा है? ऑब्वियसली जो है इसको जॉन लॉक ने लिखा है। कब लिखा है? 1689 में लिखा है। और आप देखें अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि ये इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी को थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा वो वही इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉक द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इट्स पावर आर लिमिटेड। जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो क्या हैं? जो सरकार की शक्तियां हैं और जो उसके कार्य हैं, फंक्शन का मतलब कार्य और पावर का मतलब जो शक्तियां, जो सरकार के कार्य और शक्तियां वो क्या है? सीमित हैं, लिमिटेड है। गवर्नमेंट एग्जिस्ट इज टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉक जो है लिमिटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो राज्य की जो मुख्य कार्य है वो ये है कि वो लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्यों? क्योंकि इस असर्शन को, इस कथन को जो है ये जस्टिफाई करता है। आप देखें इवन लॉक ये कहते हैं कि जब वो अपने क्रांति राइट टू रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, उनका जो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन है उसमें आप देखें वो कहते हैं कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, और इन केस गवर्नमेंट फेल होती है लोगों की लाइफ, लिबर्टी और
प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में, तो उस केस में जो है लोगों को ये अधिकार है कि वो रिवॉल्यूशन के ज़रिए से उस पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट को डिसमेंटल करके हटा करके एक नई सरकार को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जिसे पूछा गया यूजीसी नेट एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को दिसंबर 2008 में पूछा गया है। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ओपिनियन वॉज टैकल्ड। द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ओपिनियन वॉज टैकल्ड। अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। वैसे तो जो है जॉन लॉक ने कई किताबें लिखी हैं, और उन्होंने सहिष्णुता के ऊपर, टॉलरेशन के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी हैं, जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के बारे में, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके बारे में वो बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो सहिष्णुता के बारे में बात करते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी ओपिनियन की बात की गई है यहाँ पे, ये लॉक ने जो है माइनॉरिटी ओपिनियन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, किसमें, अपनी इन बुक्स में, लेटर ऑन टॉलरेशन में। और ये जो है 3 अलग-अलग टाइम पे ये जो बुक्स है पब्लिश हुई, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, और 3 अलग-अलग टाइम पे, 89, 90 एंड 92। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर डेट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे जून 2009 में पूछा गया है, और यहाँ अगेन आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आपको मैच करना है। तो रूसो को जैसे के बारे में हम जानते हैं कि रूसो जो है, रूसो ने सामान्य शिक्षा यानी जनरल लेवल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लॉक ने जो है बात की है कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो शासित लोग हैं, जो जो जनता है, उसकी सहमति के बारे में। मतलब वो कहते हैं कि जो सरकार का जो आधार है, जो बेसिस है, दैट इज द कंसेंट ऑफ पीपल। लोगों की सहमति के आधार पे ही ये जो है सरकार बनी होती है। और हीगल ने बात की है, हीगल कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये जो राज है, ये धरती पर ईश्वर की का अवतरण है, ईश्वर की यात्रा है। और अपने न्याय के सिद्धांत में जॉन रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो है ए को मैच किया किससे, ए को थर्ड से हमने मैच किया, और डी को हमने मैच किया पहले से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे दिसंबर 2010 में पूछा गया है, आप जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में, वो बिलीव करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में वो बिलीव करते हैं, नेचुरल राइट्स में बिलीव करते हैं। लेकिन हॉ जो है बेंथम ने उनके नेचुरल राइट्स के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो आप इस बात का दावा करते हैं कि ये जो अधिकार हैं वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास किसी प्रकार के अधिकार हों, क्योंकि वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सत्ता नहीं है जो लोगों के अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, उनके राइट्स का वायलेशन होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो बेंथम का ये कहना है कि जो राइट्स हैं वो स्टेट में ही पॉसिबल हैं, ना कि स्टेट ऑफ नेचर में, ना कि प्राकृतिक अवस्था में। ये जो आप डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, ये क्वेश्चन विथ आंसर, मतलब आंसर की के साथ में जो है हमारी बुक जो हमारी बुक है द बुक ऑफ क्रोनोलॉजी, उसमें ये सारे क्वेश्चन, उसके आंसर की और भी सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। तो आप चाहें उस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरे साइड से वो बुक अभी रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे जून 2011 में लिखा है, मतलब सॉरी, इसे जून 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है। अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखिए जॉन लॉक के बारे में बात की गई है, आर्थर बेंटले के बारे में बात की गई है, मॉन्टेस्क्यू के और आलमंड की। हम तो जानते हैं कि जो आलमंड है वो कंटेम्प्रेरी थिंकर है। उनका जो आप देखें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, वो सबसे लास्ट में डेवलप हुआ है। आप देखें 1960 के आसपास में उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और उसी के अराउंड उन्होंने जो है 1960-65 के आसपास जो है उन्होंने अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को डिस्कस किया था। और जॉन लॉक की बात करें तो इसमें जो है सबसे ओल्डेस्ट जो थिंकर है वो जॉन लॉक है। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू हैं। आर्थर बेंटले आप देखें, उन्होंने जो है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक बुक लिखी 1909 के आसपास में।
और 1689 के आसपास ये लॉक। तो सबसे पहले जो है लॉक आएंगे, फिर मॉन्टेस्क्यू। इवन आप इस बुक में भी देख सकते हैं, जो मैंने बुक लिखी है बुक्स एंड कॉन्सेप्ट, इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो जो जॉन लॉक की डेट ऑफ बर्थ है 1632 में, 1632 में। और आप उसके बाद मॉन्टेस्क्यू को अगर देखेंगे तो मॉन्टेस्क्यू काफ़ी उनके बाद में आए हुए हैं। जॉन ऑस्टिन, हीगल, आई थिंक मॉन्टेस्क्यू यहीं कहीं होने चाहिए। मॉन्टेस्क्यू 1689, तो काफ़ी फ़र्क है। लॉक को आप देखें, लॉक का एक लॉक जो है 1600, एक मिनट, तो लॉक जो है 1632 के उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1632, और फिर मॉन्टेस्क्यू 1689। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जॉन लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू। तो सबसे पहले सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ एंड फिर लास्ट पे थर्ड। तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू, सॉरी जॉन लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू, फिर जो है आर्थर बेंटले, और लास्ट में फिर हम देखते हैं कि आमंड को आएंगे। गैब्रियल आलमंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जहाँ जिसे पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में, जून 2011 में पूछा गया है, और अगेन यहाँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसको आपको मैच करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की बात करें, जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, एवी डाइसी ने इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलर बनाया था किसने, मॉन्टेस्क्यू ने बनाया था। नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया कि जॉन लॉक ने दिया है। और मोनोइज्म जो है, मोनोइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको दिया है जॉन ऑस्टिन ने। तो यहाँ पे हमने जो है ए को फोर्थ से मैच किया है, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, और डी को हमने मैच किया है सेकंड से। तो यहाँ पे फोर्थ एंड सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2012 में पूछा गया है। लॉक्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर, जो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है, जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो बात करते हैं, प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनका क्या मानना है। देखिए, हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था की बात की है, तो उस प्राकृतिक अवस्था में ना तो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और ना ही वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंटिटी है, ना पे वहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर का जो पिक्चराइजेशन है, जो उन्होंने जो उसका पिक्चर खींची है स्टेट ऑफ नेचर की, तो वहाँ पे लोग क्या है कि लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ वो पीसफुल्ली रह रहे हैं, शांतिपूर्वक एक दूसरे, मतलब वो शांतिपूर्वक और सहयोग की भावना के साथ हो रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि लोग जब एक साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सोसाइटी जो है एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो लोग आपस में एक साथ रह रहे हैं मिलकर के, और जो है आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लोग जो है जो प्राकृतिक कानून है, जो नेचुरल, जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक कानून है, उसके ज़रिए से वो रेगुलेट कर रहे हैं अपने बिहेवियर को। लेकिन वहाँ सोसाइटी एग्जिस्ट करे, लेकिन वहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो ये प्री पॉलिटिकल है। प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो देखिए, सिंपल सी बात, प्री पॉलिटिकल का मतलब क्या कि वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में, वहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी कि प्री सोशल प्लस प्री पॉलिटिकल, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ना तो वहाँ पे कोई सामाजिक संगठन है, और ना कोई वहाँ पे राजनीतिक संगठन, ना पे वहाँ पे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ना पे कोई सोसाइटी है, और ना वहाँ पे
या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक संगठन वहाँ पे नहीं है प्राकृतिक अवस्था में। और हम देखते हैं कि जो है हॉब्स की जो पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर है, हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है, प्लस जो है जो रूसो की प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है, वो प्री सोशल है प्लस प्री पॉलिटिकल है। तो हॉब्स और रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है एक जैसी है, प्री सोशल प्लस प्री पॉलिटिकल। लॉक की जो है सिर्फ और सिर्फ प्री पॉलिटिकल है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसे पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में जो है दिसंबर 2013 के में इसको पूछा गया इस क्वेश्चन को। लॉक्स एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाज ए रिफ्यूटेशन। वाज ए रिफ्यूटेशन मतलब रिफ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन, मतलब उसमें जो आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं उसको खंडन करना, उसको रिजेक्ट करना। देखिए, लॉक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉक ने कई किताबें लिखी हैं, और लॉक ने जो किताबें लिखी हैं उसकी मैंने आपको पूरी एक यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी है हमने आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉक ने 1689 में इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब मानव जो समझ है, जो स्वभाव है, उससे संबंधित एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्का बुक है उसका जो है उन्होंने खंडन किया, उसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और इसके अलावा फिर ये जो किताबें हैं लिटरल टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये सारी जो बुक्स है इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जो हमारी बुक है उसको ऑर्डर कर सकते हैं, वो रेडी है। और यहाँ पे आप देखें तो इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में जो है लॉक ने जो है रॉबर्ट फिल्मर की जो बुक है पैट्रियार्का उसका जो है खंडन किया है। और रॉबर्ट फिल्मर बेसिकली किस बारे में बात करते हैं, वो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो राज की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। और इस सिद्धांत की आलोचना कौन करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट। देखिए, जितने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट हैं उनकी फिलॉसफी का एक ही आउटकम है कि स्टेट कोई डिवाइन इंटिटी नहीं है, कोई दैवी संगठन नहीं है, दैवी सत्ता का कोई प्रतीक नहीं है, बल्कि क्या है, स्टेट के उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से, एक समझौते के जरिए से बनाया है। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। और फिर देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जून 2014 में पूछा गया था। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। मूल्य के श्रम सिद्धांत का मतलब लॉक ये कहते हैं कि प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं उस पर सबका हक है, लेकिन जब एक व्यक्ति, जब एक इंसान जो है उस वस्तु में अपने श्रम को शामिल कर देता है, अपने लेबर को उसमें इंक्लूड कर देता है, तो वो चीज़ जो है वो उस इंसान की प्रॉपर्टी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जंगल, सपोज कि जंगल है, एक फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो किसी ने लकड़ी को काट कर एक फर्नीचर का बना दिया, तो फर्नीचर उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और ये प्रॉपर्टी उसकी बनी कैसे, वो प्रॉपर्टी बनी उसके मेहनत से, क्योंकि उसने उसको काटा, उसको एक शेप दिया। या फिर इवन देखिए, जो पेड़ प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो पेड़ हैं, उस पर जो फल लगे हुए हैं, तो उस पर सबका समान रूप से अधिकार है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से उस फल को तोड़ता है चढ़ करके, तो फिर वो उसकी संपत्ति बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने में, उसको उतारने में, उसको लाने में जो है उसकी संपत्ति, मतलब उसकी मेहनत उसमें लगी है। तो लेबर जो है वो जस्टिफाई करता है कि, और आप देखें मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, आप देखेंगे आगे चल करके मार्क्स भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि एक वस्तु का क्या रेट होगा एक पूंजीवादी समाज के अंदर, वो इस बात पे तय करता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लेबर इन्वेस्ट किया गया है। लेबर जो है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जो है डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे पूछा गया है दिसंबर 2014 में, और एक्चुअली ये जो आप यहाँ पे कोट कह सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन कह सकते हैं, इसे यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इवन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
ये जो लाइन है, इस लाइन को डायरेक्टली कोट किया गया है जॉन लॉक की जो बुक है ट्रूटिटाइज ऑन ऑफ गवर्नमेंट। और इस पर लिखिए की वर्ड है, यहाँ पे जरा आप देखेंगे अगर, यहाँ पे की वर्ड है प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िएगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सिविल पावर, जो राजनीतिक शक्ति है उसको कैसे किसने डिफाइन किया? द राइट ऑफ मेकिंग लॉज, मतलब क्या कि कानून बनाने का अधिकार है, विथ पेनाल्टीज फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड इम्प्लॉइंग द फोर्स ऑफ कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज एंड दिस इज ओनली फॉर द पब्लिक गुड। तो ये जो पूरा कोट है, ये कहाँ से कोट किया गया है? लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी से कोट किया गया, उनकी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट से कोट किया गया है। और ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे आगे रिपीट भी होगा। दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ किताबें दी गई हैं और आपको मैच करना है। एक्चुअली ये जो किताबें हैं ये लॉक के ऊपर लिखी गई हैं। लॉक की ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों से इंस्पायर होकर के जो है ये किताबें लिखी गई हैं। जैसे कि इसमें जो 2 किताबें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिचर्ड कॉक्स की जो बुक है लॉक ऑन वार एंड पीस, और विलियम जो है कैंडल की जो बुक है जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल। ये 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि लॉक की जो बायोग्राफी है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉक की और जॉन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये तो मतलब सिंपल टाइटल है। लेकिन ये जो 2 बुक्स हैं लॉक ऑन पीस एंड वार एंड जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और अगर हम देखें यहाँ पे हमने डी को किससे मैच किया है? 4 से मैच किया है, और ए को मैच किया है हमने जॉन लॉक एंड द, ए को हमने मैच किया सेकंड से। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 किताबें आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें दिसंबर 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के नेचर को आप थोड़ा सा देखें। ये वैसे क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था। अगेन हम देखते हैं कि हॉब्स ने जो है हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखेंगे डिफेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड एजर्सन ऑफ क्लेम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन, संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता की दृढ़ कथन का दावा। हॉब्स ने क्या किया था कि आप देखें लेवियाथन के एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में स्केप्चर है, राजदंड है, और जिसके जरिए से वो बताना चाहता है कि धर्म सत्ता हो या राज सत्ता हो, मतलब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, उसमें जो सुप्रीम है वो कौन है? लेवियाथन है। मतलब लेवियाथन की जो अथॉरिटी है वो दोनों क्षेत्रों में है, दोनों स्फीयर्स में, पॉलिटिकल स्फीयर में भी है और रिलीजियस स्फीयर में भी है। लॉक के बारे में हम जानते हैं कि लॉक जो है लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के आइडिया में यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित होनी चाहिए, और सरकार का ये काम है कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट करें। रूसो के बारे में आप जानते हैं कि रूसो जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सॉवरेंटी होती है, जो संप्रभुता होती है, वो किसके अंदर होती है? वो जनता के अंदर होती है। और जीएस मिल ने एक बुक लिखी है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी नाम की एक बुक लिखी है। कब लिखी है? 1859 में बुक लिखी है। और उसी बुक के अंदर उन्होंने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसकी जो है वकालत करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, हमने जो है ए को फर्स्ट से मैच किया है, और डी को, ये हमने हॉब्स को मैच किया फर्स्ट से, ए को हमने फर्स्ट से मैच किया है, और डी को सेकंड, से, ए को फर्स्ट से एंड डी को सेकंड से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे यूजीसी एग्जाम में दिसंबर 2015 में पूछा गया है, और यहाँ आप देखेंगे जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी
वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। मॉन्टेस्क्यू हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, शक्ति के पृथक्करण के बारे में बात करते हैं, लेकिन मॉन्टेस्क्यू से पहले जो है लेकिन मॉन्टेस्क्यू से पहले हम देखते हैं कि लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ लक्षण दिखते हैं। जैसे कि आप देखें, जब सरकार के अंगों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं जॉन लॉक, तो वो बात करते हैं लेजिस्लेटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। और मैंने आपको ये बताया कि वो जुडिशियरी को, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा वो समझते हैं, और फेडरेटिव पावर जो है, जो सरकार के जो वैदेशिक मामले हैं, जो फॉरेन अफेयर्स है, उसको देखती है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जॉन लॉक हो जाएगा, राइट। विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को भी हमने कल डिस्कस किया था। लॉक ने, जानते हैं, कंसेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। हॉब्स ने बात की है एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के बारे में। जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया है। और नियो लिबरलिज्म का जो आइडिया है, जो नियो लिबरल थिंकर हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं। तो हमने ए को 4 से मैच किया है, ए को हमने सेकंड से मैच किया। जॉन लॉक को हमने कंसेंट थ्योरी से, तो ए को सेकंड से हमने मैच किया, और डी को हमने मैच किया रॉबर्ट नॉजिक को थर्ड से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2015 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर। जो प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं, क्या हैं? वो प्रोडक्ट हैं किसका? नेचर का, प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति ने लोगों को दिए हैं। स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दीज राइट्स। एक्चुअली लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो सब अगर आप देखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की नौबत वो नौबत क्यों आई, वो कंडीशन ऐसी क्यों बनी कि लोगों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा? तो वहाँ पे पीसफुली रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, जो कानून बना सके। मतलब इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग को तो कुछ तो लॉ होने चाहिए। जैसे कि पहले तो जब लोगों के बीच में इतना डिस्प्यूट नहीं था और बार्टर सिस्टम पे चीज़ें हो रही थी, तो उतना डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन जब बार्टर सिस्टम का प्लेस जो है पैसे ने ले लिया, करेंसी ने ले लिया, तो फिर चीज़ें बदल गई, फिर लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने लगे। तो उसके लिए फिर ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसी संस्था हो जो लोगों के लिए कानून बनाए, लोगों के लिए कानून बनाए, उसको लागू करे, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पर वो न्याय करे। तो मतलब वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कानून बनाने का काम करे, उसको लागू करने का काम करे और न्याय देने का काम करे। तो इस वजह से जो है लोगों फिर जो है क्या हुआ कि लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है सरकार को ये राइट्स, मतलब अपने कुछ राइट्स जो है सबमिट करेंगे, कि मतलब हमारे मसलों में हम खुद से फैसला नहीं करेंगे, बल्कि जो है गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट का ये काम होगा कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। और इन केस अगर गवर्नमेंट फेल होती है, तो लोगों को ये अधिकार है कि इवन वो क्रांति के माध्यम से भी जो है गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो है प्राकृतिक जो अधिकार है, बिल्कुल वो नेचर का परिणाम है, प्रोडक्ट ऑफ नेचर है। जॉन लॉक कहते हैं ना कि प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों को अधिकार प्राप्त थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और सरकार का यही काम है, सरकार को बनाया ही इसीलिए गया। 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहले लोगों ने, देखिए यहाँ पे लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखेंगे 2 कॉन्ट्रैक्ट है। पहले लोगों ने आपस में मिल करके क्या किया, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप देखेंगे लोगों ने क्या किया कि मिल करके एक सिविल सोसाइटी बनाई। क्या बनाया? एक नागरिक समाज बनाया। और उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी के बीच में, मैं CS लिख दे रहा हूँ, सिविल सोसाइटी में CS और गवर्नमेंट के बीच में फिर जो है एक एग्रीमेंट हुआ। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि इस आप देखें हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है, जो गवर्नमेंट है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेवियाथिन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में है कि यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहला लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो है
सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और लोगों और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। अगर नहीं होता, और सरकार के जो अधिकार हैं वो कैसे हैं, ट्रस्ट के जैसे हैं। जैसे एक ट्रस्ट होता है, उसको बनाया गया किसी खास मकसद के लिए, और उसके जो मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मेंबर्स के को जो अधिकार दिए गए हैं ट्रस्ट के माध्यम से, या जो संपत्ति दी गई है वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। ट्रस्ट के मेंबर जो ट्रस्टी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनको काम दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको सही से परफॉर्म करें। अदरवाइज क्या है कि ये जो सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के, उस ट्रस्ट के मेंबर्स को चेंज कर देंगे। अगेन दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखें, पूछा गया है जॉन लॉक्स कंट्रीब्यूशन चीफली लाइज इन, जॉन लॉक का मुख्यतः योगदान किस रूप में है। तो आप देखें कंसेंट थ्योरी बिल्कुल सही, और लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है, लॉक ने दिया है। और थियरी ऑफ स्टेट एज ए कॉर्पोरेट बॉडी, ये लॉक की पॉलिटिकल फिलोसफी से नहीं रिलेटेड है, और ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन के बारे में भी वो बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है, ए एंड बी, करेक्ट हो जाएगा। लॉक कहते हैं कि सरकार जो है लोगों की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, और सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं। सरकार का बस इतना ही काम है कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। अगेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पूछा गया है द मैग्ना कार्टा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एंड द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉक ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो मैग्ना कार्टा है, या ग्लोरियस मैग्ना कार्टा की बात करें, या जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में, या लॉक ने जो किताबें लिखी उसका क्या अल्टीमेट पर्पस था, उसका यही पर्पस था कि इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, जो संसदीय लोकतंत्र है, उसको जो है मजबूत बनाया जाए। आप देखें जब इंग्लैंड में 1689 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, रॉबर्ट वॉलपोल को उस टाइम पे जो है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है, रॉबर्ट वॉलपोल को, WA है, रॉबर्ट वॉलपोल को वहाँ का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और संसद की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि होती है इसके बाद में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद में। और यहाँ पे आप देखें अगेन जुलाई 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैकियावली जो है वो नैतिक उदासीनता के बारे में बात करते हैं, मॉरल इंडिफरेंस के बारे में। कहते हैं कि प्रिंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो काम वो कर रहा है वो नैतिक दृष्टि से सही या गलत है, उसका एक ही अल्टीमेट पर्पज होना चाहिए कि वो कैसे अपने देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे, कैसे अपने सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको सुरक्षित करें। हॉब्स की अगर बात करें, हॉब्स बात करते हैं आत्मरक्षा के बारे में। हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं कि आत्मरक्षा के आसपास ही उनकी पूरी थियरी और फिलॉसफी घूमती है। लॉक बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली उसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। और रूसो बात करते हैं रिवॉल्ट अगेंस्ट रीजन, जिसमें अपने एक, आप देखें स्टेट ऑफ नेचर में जो व्यक्ति है उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, वो यूज करते हैं नोबल सेवेज। आदिम बर्बर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो आंसर होगा रिवॉल्ट अगेंस्ट रीजन में जो है, रूसो ये बताना चाहते हैं कि तर्क के विकास के साथ जो है एक जो है इंसान के अंदर करप्शन आता है, जो है इंसान की एक्टिविटीज़, जो बिहेवियर है वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। तो ए को हमने मैच किया, डी को हमने मैच किया फर्स्ट से, रिवॉल्ट अगेंस्ट डी को फर्स्ट से। आप देखें यहाँ पे डी का फर्स्ट यहाँ भी है, फोर्थ में भी है और पहले में भी है, और हमने ए को मैच किया है किससे, सेकंड से। तो ए को हमने मैच किया सेकंड से, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ये छट जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो पहला है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जुलाई 2016 में बात, एक क्वेश्चन पूछा गया लॉक से, और देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको हमेशा इस एग्जाम में इस नॉट पे फोकस करना है कि क्या पूछा जा रहा है। द स्टेट मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, स्टेट जो है कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल सही है। मतलब सरकार की जो शक्तियां हैं, जो राज्य की जो शक्तियां, वो सीमित होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखें गवर्नमेंट मस्ट पजेस
मस्ट possesses डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब उसके पास स्वविवेकी शक्ति होनी चाहिए। हालांकि देखिए लॉ की अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा जो ऑप्शन है थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन ये तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ब्लैंड आप कह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट साफ तौर पे आपको दिखेगा इस स्टेटमेंट में कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए नेचुरल राइट। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया ना। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब कि मतलब सीधा सा कि रॉन्ग है। तो रॉन्ग कौन सा है? लॉ कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों को राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये तीन राइट्स जो है मिले थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राकृतिक अधिकार है, और यहाँ पे लिखा कि नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तबीयत अभी भी मेरी पूरी तरीके से सही नहीं है। हालांकि देखिए अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जहाँ पे बी और डी दोनों दिया होता, यहाँ पे देखें मैंने आपको कहा ना कि ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर ऑप्शन कोई ऐसा ऑप्शन होता जहाँ पे बी और डी दिया होता तो उस केस में आपको बी एंड डी सिलेक्ट करना पड़ता। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है कि आपको एग्जाम में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको देखिए खुद से बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे इस क्वेश्चन को जिसे जनवरी 2017 में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि लॉग के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य। मैंने अभी आपको अभी बताया कि लॉग ये कहते हैं कि प्रकृति ने लोगों को जो चीज़ें प्रदान की हैं, प्रोवाइड की हैं, उस पर सबका समान रूप से हक है। और जब एक व्यक्ति उसमें अपना श्रम मिलाता है तो वो उसकी संपत्ति बन जाती है। तो लेबर जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन किसकी संपत्ति है। लेबर इज द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स, इसका जो कार्य है पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदलना है। मतलब ऐसे जैसे कि नेचर ने जो भी वस्तुएं प्रदान की हैं हमको, नेचर ने हमको जो भी वस्तुएं प्रदान की हैं, जो फल हैं, फूल हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना, तो इस अपने श्रम के जरिए से सपोज कि आम की अगर हम सपोज कि नेचर ने हम जो प्रकृति के सपोज कि एक मैंगो ट्री है, तो ये इस पेड़ पे जो आम लगे हुए हैं, सपोज कि ये एक आम लगा हुआ है, तो ये इस पे हर एक इंसान का हक है, जितने भी लोग प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक हाइट पे है, एक ऊंचाई पे है, प्रकृति ने तो सबको प्रदान किया, लेकिन जो इसको चढ़कर तोड़ेगा या और भी किसी तरीके से इसको तोड़ता है तो ये उसकी संपत्ति बन जाती है। और संपत्ति के जरिए से ही जो है सॉरी श्रम के जरिए से ही जो है अपनी कोशिश के जरिए से, अपनी मेहनत के जरिए से, अपने लेबर के जरिए से लोग जो है इन चीज़ों को कंज्यूमेबल बनाते हैं। कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे बनाना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, जैसे कि उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि केले, आप देखिए केले का पेड़ फॉर एग्जाम्पल है, या जो फ्रूट्स हैं। लेकिन अगर वही जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि दाल की अगर हम बात करें तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है लेबर का जो क्या क्या फंक्शन है कि प्रकृति ने जो चीज़ें हमको प्रदान की हैं, जो वस्तुएं हमको प्रदान की हैं, उसको कंज्यूमेबल बनाए, उसको खाने के लायक बनाए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तबीयत मेरी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं डेडिकेटेड हूँ इस अपने काम को लेकर के, और मैं इसको फिनिश करूँगा। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया कि द राइट ऑफ सिविल पावर के, नागरिक शक्ति के बारे में बात हो रही है। द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विथ पेनाल्टीज फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ property, regulating and preserving property, and of employing the force of community in the execution of such laws, all this only for the public good। आप देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन जनवरी 2017 में आप देख रहे हैं पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, इस क्वेश्चन को सेम
सेम इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए इसको दिसंबर 2014 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन को। आप देखेंगे टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल सेम है। जो शब्दावलियां हैं बिल्कुल सेम है, आप देखें उसको पढ़ करके तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। गर्म पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि जुकाम हो रखा है। तो देखिए सेम ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन रिपीट कर, दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और सेम यही क्वेश्चन। तो इससे क्या आपको क्या आप एक निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि यूजीसी नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसलिए आप ये ज़रूरी है कि जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसको आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले उसको सॉल्व करके जाएं। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ये लॉ का स्टेटमेंट है बाय द वे। और अगेन यहाँ पे देखें, देखिए ये जो टर्म है टैसिट कंसेंट, मैंने अभी आपको बताया कि लॉ का ये कहना है कि जो सरकार है वो लोगों की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टैसिट कंसेंट के बारे में बात हो रही है, मौन सहमति के बारे में बात हो रही है, राइट। तो देखिए जब लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या कि लोगों ने एक तो एक्सप्लिसिट कंसेंट दी, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। और ये जो मौन सहमति है वो उसको हम ऑब्लिगेशन के तौर पे देखते हैं। जो मौन सहमति है उसको हम ऑब्लिगेशन पे, जैसे कि सरकार कोई कानून बनाती है तो किस हद तक, किस मात्रा में जो लोग है, किस क्वांटिटी में जो लोग है उस ऑर्डर को, उस कानून को फॉलो करते हैं, मानते हैं। और लोगों को जब लगता है कि अगर कोई ऐसा कानून बन गया है जिससे उनकी लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी कंप्रोमाइज हो रही है, तो आप देखिए कि लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, और लॉ तो क्लियरली वो प्रोटेस्ट का, रिवॉल्यूशन का जो है राइट लोगों को देता है। अगर लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है लोगों के अधिकारों को, उनकी संपत्ति को, उनके जीवन को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई है, तो वो क्रांति के माध्यम से सरकार को चेंज कर सकते हैं। तो मौन सहमति का जो दो तरह की सहमति होती है, एक तो एक्सप्लिसिट और दूसरा टैसिट। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको आमतौर पे किसी किताबों में नहीं मिलेगा। हालांकि ये सारी जो डिटेल्स है आपको, ये जो मेरे नोट्स है जिसको मैंने डिज़ाइन किया है, इसमें आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, बात हो रही है टैसिट कॉन्सेंट के बारे में ना। ये आप ये टर्म देखिए, टैसिट कॉन्सेंट, ठीक है ना। दो तरह के कंसेंट के बारे में बात हो रही है, कौन कौन सी? एक तो एक्सप्रेस या डायरेक्ट कंसेंट, जिसको एक्सप्लिसिट भी कह सकते हैं, और दूसरा टैसिट मतलब मौन सहमति। मौन सहमति को हम कैसे नापते हैं? ऑब्लिगेशन के जरिए से, कि लोग किस हद तक कानून का पालन करते हैं, सरकार जो कानून कायदे बनाती है उसको हम मानते हैं। और एक टर्म अभी एक टर्म और यहाँ पे भी है, जो शायद आपको आमतौर पे जो सामान्य किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस की, इवन OP वेगावा की जो किताबें है उसमें भी शायद आपको नहीं मिलेगा। फिडुशियरी, यहाँ पे आप देखिए जो शब्द है फिडुशियरी, ठीक है ना, इसके बारे में आप देखें। फिडुशियरी पावर का मतलब कि क्या, जैसे एक ट्रस्ट की जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में भी हम, वो क्वेश्चन आगे आएगा तो भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको सही में JS मिल ने दिया है। किसने? JS मिल ने। लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, तो यहाँ पे आप बेंथम को भी मान सकते हैं। और बर्लिन जानते हैं, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था, बर्लिन ने। और रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में आप देखते हैं कि एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो रॉल्स जो है, हमने डी को किससे मैच किया है? डी को मैच किया हमने फर्स्ट से, तो डी को हमने पहले से मैच किया, ठीक। और ए को हमने मैच किया, ए को हमने मैच किया लॉग से, ए को हमने मैच किया तीसरे से। तो ए को हमने मैच किया तीसरे, तो चलिए जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने कुछ यहाँ पे नया सीखा कि दो तरह की सहमति है, एक मौन सहमति है, एक टैसिट कंसेंट है। टैसिट कंसेंट, इसको नोट कर लीजिएगा,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिससे नवंबर 2017 में पूछा गया है, देखिए अभी शुरू में आपने जो क्वेश्चन आया था उसमें आपने देखा कि हॉब्स लॉक ने जो किताबें लिखी हैं और जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी, जो मैग्ना कार्टा है, उससे क्या हुआ कि उससे इंग्लैंड में जो है पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो मजबूत हुई, राइट। लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो जॉन लॉक के इंटेंशन पे किस किस पर्पज से उन्होंने ये जो किताब लिखी थी, अपनी जो बुक टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो उस पर डाउट रेज करते हैं। उसमें एक थिंकर है जिसका नाम है एस्क्राफ्ट, ठीक है ना। प्रोफेसर एस्क्राफ्ट जो हैं वो इस बात पे संदेह प्रकट करते हैं, ठीक है ना, इस बात को शक के नज़रिए से देखते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जॉन लॉक जो है वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का डिफेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो बुक है, ये जो डिटेल्स है इसको आपको जो है, ये जो बुक है कि सुब्रता मुखर्जी की जो बुक है, सुब्रता मुखर्जी की बुक, उसमें आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लास्ट में बुक के लास्ट में आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं इस पेपर का एनालिसिस करने के दौरान मैं 4-5 किताबें पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर इस लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जुलाई 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे लॉ का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि वंस कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इरिवोकेबल। एक बार जो समझौता कर लिया गया तो उसको बदला नहीं जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, मतलब जो हर एक पीढ़ी है जो है, हर एक जो पीढ़ी है, प्रत्येक पीढ़ी जो उसको सहमति देनी पड़ेगी। और तीसरा आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम राइट्स दे possessed in the state of nature, और कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एंड इंड टू लॉ ऑफ नेचर। देखिए हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने अपने सारे अधिकार जो है संप्रभुत्व को, लेवियाथन को सौंप दिए हैं। लेकिन लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही अधिकारों को सौंपते हैं, सिर्फ कुछ एक अधिकारों को वो सौंपते हैं। वो क्या है कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए जो है उसके रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट को कानून बनाने हैं, उसको लागू करना है, न्याय प्रदान करने हैं। और ये जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का जो अधिकार लोगों के पास था, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का जो अधिकार लोगों के पास था स्टेट ऑफ नेचर में, वो वो स्टेट के अंदर भी उनको ये अधिकार प्रदान किए गए। आप देखेंगे इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप शुरुआत में देखें, जब संविधान बनाया गया तो लोगों को प्रॉपर्टी का राइट्स दिया गया था। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से इस राइट को जो है रिवोक कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और फिर आप देखेंगे कि जो है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एनी इनटू लॉ ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक कानून है उस पर जो है कोई विराम नहीं लगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। हालांकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो जब हुआ तब हुआ, लेकिन हर एक पीढ़ी जो है उस पर अपनी सहमति देती है। कैसे देती है, मैंने अभी आपको बताया ना कि दो तरह की कंसेंट होती है। एक तो डायरेक्ट कंसेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के समय लोगों ने दी, और दूसरा टैसिट कंसेंट है जिसमें लोग जो है वो कैसे देते हैं, अपनी सहमति के माध्यम से, कि सरकार ने कोई कानून है तो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो हर एक जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार जो कानून बनाए उसका पालन करे, उसको फॉलो करें, ठीक है। और समझौता एक बार अगर हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखें हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो टी.एच. ग्रीन और हैरोल्ड लास्की जो है ये पॉजिटिव लिबर्टी में यकीन रखते हैं। बेंथम और जॉन लॉक जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट नहीं हैं। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है, समर्थक नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, लॉक एंड जेरी बेंथम। तो बी एंड डी ऑप्शन सेकंड जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसे जून 2021 में पूछा गया है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है, जॉन लॉक वॉज पोर्ट्रेड, मतलब जॉन लॉक को दर्शाया गया कैसे, एज पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। जो पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट होते हैं उनका ये मानना होता है कि व्यक्ति ने जो भी कुछ हासिल किया है उसमें उसकी स्किल का, उसके लेबर का पूरा योगदान है, समाज का कोई योगदान नहीं है। मतलब ये बहुत ही संकुचित और कह सकते हैं रेडिकल एक थॉट है। हालांकि इंसान जो भी कुछ है वो अपने इन्वायरमेंट का आउटकम होता है, लेकिन लॉक को सीबी मैकफर्सन ने, लॉक को भी और हॉब्स को भी सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं कि ये जो थिंकर्स हैं ये कैसे हैं, ये पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट हैं जो सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और क्या कि जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मियरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट। हालांकि देखिए लॉक जो है प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में बात करते हैं कि लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, लेकिन वो लोगों को ऐसा भी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देते हैं कि जिससे दूसरों की जो जान है वो खतरे में पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ये इस बात का अधिकार है कि नेचर ने जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं उसको वो अपने पास में स्टोर करके रखें, इकट्ठा करके रखें, लेकिन वो इतनी भी क्वांटिटी में ना रख ले कि लोगों के लिए और लोगों के लिए जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो जीवन है वो संकट में पड़ जाए। तो उन्होंने सिर्फ वो जो इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज, जो लाभ है, ठीक है ना, हितों की वृद्धि के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि वाज नॉट, देखिए क्या लिखा, लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मियरली, मतलब ये मतलब केवल या मात्र मैक्सिमाइजिंग। देखिए वो लोगों के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो संपत्ति के अधिकार पर कुछ पाबंदियां लगाते हैं, कुछ लिमिटेशन इम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के राइट को तो वो मानते हैं कि वो एक नेचुरल राइट है, इन फिर भी उसके ऊपर वो कुछ पाबंदियां, कुछ लिमिटेशन इम्पोज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जिसे पूछा गया है 2022 में नेट के एग्जाम में, हालांकि इस क्वेश्चन को भी हमने कल डिस्कस किया था। हॉब्स जो है एब्सोल्यूट मोनार्की के आइडिया को डिस्कस करते हैं, एब्सोल्यूटिज्म में, निरंकुशतावाद में यकीन रखते हैं, लेवियाथन को असीमित शक्तियां देते हैं। लॉक बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के बारे में, सीमित सरकार के बारे में बात करते हैं। रूसो के बारे में आप जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोकप्रिय संप्रभुता में यकीन रखते हैं। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की है, जो समानुपातिक समानता के बारे में, प्रतिनिधित्व के बारे में बात की है उन्होंने, कि हर एक को उसकी प्रोपोर्शन, जिस अनुपात में वो, जिस संख्या में वो कोई वर्ग समाज के अंदर है, उसको उसी के अधिकार, उसी के अनुरूप में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आप देखें राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के जरिए से होता है। हाँ, उसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम को जो इस्तेमाल किया जाता है और लोग अपनी प्रेफरेंसेस के जरिए से देते हैं। तो जो अब तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर की, तो यहाँ पे हमने ए को मैच किया फोर्थ से, तो ए को फोर्थ हमने मैच कर दिया, और डी को हमने मैच किया पहले से। यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसे 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, और ये लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी से पूछा गया है, और ये पूछा गया कि क्या चीज़ें इनकरेक्ट हैं। तो ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट का ये जो मतलब बारीकी है, इसको आपको ध्यान में देना है एग्जाम में, नहीं तो आप गड़बड़ करके आ जाओगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या लिखा है कि द स्टेट ऑफ नेचर वाज वन ऑफ पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। मैंने आपको शुरू में बताया कि प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे कैसे रह रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, शांति के साथ रह रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। और द राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रायर टू सोसाइटी। जो प्राकृतिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, वो समाज के बनने से पूर्व है। क्यों पूर्व है? क्योंकि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है एक नेचुरल राइट है, प्रकृति ने लोगों को, नेचुरल राइट है, इसको प्रकृति ने लोगों को जो है प्रोवाइड किया है। और द फर्स्ट एसे ऑफ ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाज डिवोटेड टू द रिफ्यूटेशन ऑफ फिल्मर। अब मैंने आपको कहा ना कि देखिए आपको इस बुक को देखना पड़ेगा। अब ये देखिए जो बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें जो पहला एसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं
हाँ, S7 आप यहाँ पे देखें, इसको मैं मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली रॉबर्ट फिल्मर के बारे में बात कर रहे हैं। और रॉबर्ट फिल्मर किसके बारे में बात करते हैं? पैट्रियार्की के बारे में बात करते हैं, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, पितृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक राज्य के बारे में, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की के बारे में वो बात करते हैं। और पैट्रियार्की के आइडिया को, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के आइडिया को जो है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट हैं जॉन लॉक, वो रिजेक्ट करते हैं, उनके विचारों का खंडन करते हैं पहले हिस्से में। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं जो बात यहाँ पे लिखी गई है, द फर्स्ट essay ऑफ टू treatise ऑफ गवर्नमेंट वॉज डिवोटेड टू द रिफ्यूटेशन ऑफ फिल्मर। तो आप देखिए पहले जो पहला essay इसमें यहाँ पे फिल्मर के बारे में बात हो रही है, और फिल्मर के आइडियाज को यहाँ पे जो है ओवरथ्रो कर रहे हैं, डिटेक्टेड एट ओवरथ्रो को मतलब फेंकना, रिजेक्ट करना। और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि द फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस, जो आत्मरक्षा का अधिकार है, ये आपको कहाँ दिखता है? ये हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में दिखता है, ना कि लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो स्टेट का जो सोर्स है, जो आधार है, राज का जो अंतिम स्रोत है, वो आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि क्या है? लोगों की कंसेंट है, लोगों की जो आम सहमति है, लोगों की जो कंसेंट है, वो राज्य की सत्ता का अंतिम सोर्स है, अंतिम स्रोत है, अंतिम फाइनल सोर्स है। तो ये जो सहमति है लोगों की, सहमति की बेस पे ही जो स्टेट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपका, देखेंगे आप, द फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन 4 है ये इनकरेक्ट है। ये सही में आपका जो आंसर है ये 4 है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस दिया गया है, ना कि कंसेंट। अगर कंसेंट दिया गया होता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेल्फ डिफेंस दिया गया। और सेल्फ डिफेंस हमको कहाँ देखने को मिलता है? हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनके राजनीतिक दर्शन में, उनके चिंतन में देखने को मिलता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसे पूछा गया है नवंबर 2022 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। अगेन आप जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नाम की जो बुक है, उसको किसने लिखा है? उसको लिखा है J.S. मिल ने लिखा है। फिलॉसफी ऑफ राइट को हीगल ने लिखा है। इस बुक को इन्होंने 1821 में लिखा है। और जर्मन आइडियोलॉजी को जो है किसने लिखा है? इसको लिखा है मार्क्स ने। आई थिंक 1848 के आसपास लिखा है, आप देख लीजिएगा। और लेटर ऑन टॉलरेशन जो है, इसको लिखा है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने जो किताबें लिखी हैं उसकी ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी किताबें जो है जॉन लॉक ने लिखी हैं। अंडर इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना एंड सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। ये टोटल 7 किताबें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसको यहाँ पे, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो हमने जो है सिंपली ए को हमने सेकंड से मैच किया है, ए को सेकंड से और डी को थर्ड से। ए को सेकंड से और डी को थर्ड से। यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग envisages that liberal democracy as a political apparatus would ensure the accountability of governors to the governor। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक जो है, क्या लिखा है, उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। दैट लिबरल डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल apparatus मतलब यंत्र होता है, ठीक है ना। वुड इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर्स, मतलब जो लोग शासन करते हैं उस पे उनकी जवाबदेही को तय करेगा। तो हालांकि देखिए लिमिटेड गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो सही मायने में जॉन लॉक का है, लेकिन पता नहीं क्या आंसर के कुछ जगह मैंने देखा जो आंसर की है उसमें जेरेमी बेंथम का लिखा हुआ, लेकिन लॉक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, लॉक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कुछ किताबों में मैंने देखा वहाँ पे बेंथम के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन लॉक मोस्ट सुटेबल आंसर है। और यहाँ पे आप देखें
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर बेसिस ऑन देयर ईयर ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आप देखें अरिस्टोटल लगभग 400 बीसी के आसपास, ईसा से 400 वर्ष पूर्व, और मैकियावली को देखें 1513 के आसपास उनकी बुक आती है। हॉब्स की अगर आप बात करें ये 1651 के आसपास लिखते हैं। लॉक की बात करें हम 1689 के आसपास उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी। रूसो ये जो है 1762। तो इतना गैप है, देखिए 400 ईसा पूर्व, फिर 1500, फिर 1600, फिर 1651, 1689, 1600। तो सबसे पहले हम अरिस्टोटल को रखेंगे सबसे पहले डी, फिर बी, दूसरे नंबर पे हम बी को रखेंगे, तीसरे नंबर पे हम रखेंगे ई को यानी हॉब्स को, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हम रखेंगे लॉक को, और पांचवें नंबर पे रूसो को। तो ए सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें फिडुसी, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको अपने नोट्स में दिखाया, ये नोट्स हमारे रेडी हैं, आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको ऑर्डर करने में। तो यहाँ पे बात हो रही है बात हो रही है यहाँ पे इसके बारे में। फिडुशियरी का मतलब होता है लाइक ए ट्रस्ट, ठीक है ना। तो लॉक ये कहते हैं कि जो सरकार की शक्तियां हैं, जो सरकार का कैरेक्टर है, नेचर है, वो कैसा है, एक ट्रस्ट की तरह है। और ट्रस्ट की क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, वो उसी काम को करे, ना कि किसी और काम को। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करती है तो फिर उसको जो है चेंज कर दिया जाएगा। तो ये जो फिडुशियरी ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें अभी हम बात कर रहे थे पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसको हिंदी में जिसको हम हिंदी में स्वत्व बोधक व्यक्तिवाद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि इसको किसने दिया है, सीबी मैकफरसन ने, ठीक है। और आप जानते हैं विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस देखिए ये जो टाइटल है बुक का, मैरी wollstonecraft की जो बुक है, इसके टाइटल के बाद ये जो सेमी कॉलन के बाद ये जो सब टाइटल है इसका, विथ स्ट्रक्चर ऑफ ऑन पॉलिटिकल एंड, विथ स्ट्रक्चर्स का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब होता है पाबंदी, या आप कह सकते हैं कि आलोचना कह सकते हैं, ऑन पॉलिटिकल, ऑन स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। तो इस बुक को किसने लिखा है, मैरी wollstonecraft की। तो ये जो आप देखिए इसके सेमी कॉलन के बाद का जो टाइटल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसकी कंप्लीट टाइटल को आप याद करके रखिएगा। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस बुक का नाम दे दिया जाएगा, इसके